खबरों का सारथी की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करें उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। शहरों से लेकर गांव तक धनतेरस को लेकर हर्षोल्लास की लहर। बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़। भगवान धन्वंतरी की पूजा के बाद लोग करेंगे खरीदारी। प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एफआईआर दर्ज करना ही समस्या का समाधान नहीं। प्रदूषण की वजह से लोगों को नहीं छोड़ सकते मरने के लिए। ब्रिटेन की ऋषि सुनक सरकार ने भारत को सुरक्षित देशों की लिस्ट में शामिल करने का किया ऐलान। अवैध प्रवासियों के शरण अधिकारों को प्रभावी ढंग से सीमित करने का बड़ा कदम उठाया। देहरादून में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 62वें स्थापना दिवस के समारोह के अवसर पर आयोजित किया गया कार्यक्रम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की शिरकत। परेड की ली सलामी। जबलपुर में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर लगाए आरोप। कहा, खुद को ओबीसी बताने वाले मोदी पिछड़ों के अधिकारों की बात पर साफ मुकर जाते हैं। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई योजनाओं का किया शुभारंभ। उज्ज्वला योजना के तहत 2.25 करोड़ महिलाओं को बांटे गैस के फ्री सिलेंडर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। क्रिकेट जगत से जुड़ी बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। श्रीलंका टीम के खिलाफ आईसीसी की बड़ी कार्रवाई हुई है। सरकार के दखल के बाद आईसीसी का बड़ा फैसला सामने आया है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड किया है। आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता भी रद्द की है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। श्रीलंका टीम के खिलाफ आईसीसी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सरकार के दखल के बाद आईसीसी का यह बड़ा फैसला सामने आया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड किया है। आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता समाप्त की है। श्रीलंका टीम के खिलाफ आईसीसी की बड़ी कार्रवाई हुई है। सरकार के दखल के बाद आईसीसी का बड़ा फैसला सामने आया है। आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड किया है। आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता भी रद्द की है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ आईसीसी की बड़ी कार्रवाई हुई है। तो सरकार के दखल के बाद आईसीसी का यह बड़ा फैसला सामने आया है। विकास अभियान की ओर से प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें, महात्मा गांधी उद्यान के सामने किसानों का यह प्रदर्शन सामने आया है। फसल बीमा लातूर को सूखा घोषित करने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। पेंशन की भी मांग सरकार से की गई है। तो यह अनोखा प्रदर्शन सामने आया है। सूखाग्रस्त घोषित करने, साथ ही पेंशन की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। बहुजन विकास अभियान की ओर से प्रदर्शन किया गया है। महात्मा गांधी उद्यान के पास ये प्रदर्शन सामने आया है। फसल बीमा लातूर को सूखा घोषित करने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। लातूर से खबर, पेंशन की भी सरकार से मांग की गई है। तो बहुजन विकास अभियान की ओर से प्रदर्शन किया गया है। लातूर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। फसल बीमा लातूर को सूखा घोषित करने जैसी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया है। पेंशन भी सरकार से, पेंशन की भी मांग की गई है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बहुजन विकास अभियान की ओर से प्रदर्शन किया गया है। लातूर से इस वक्त की खबर आपको दिखा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के लातूर से ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। उदगीर शहर में बुलेट धारकों द्वारा तेज आवाज वाले साइलेंसर का इस्तेमाल कर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई है। शहर में ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों पर पुलिस निरीक्षक परमेश्वर कदम के मार्गदर्शन में पिछले 6 महीने में 100, आपको बता दें 100 कार्रवाइयाँ हुई हैं और 110 साइलेंसर जब्त किए गए हैं।
आपको बता दें शहर पुलिस स्टेशन पर बुलडोजर चलाकर 110 साइलेंसर नष्ट कर दिए गए हैं। इस बार पुलिस निरीक्षक परमेश्वर कदम, पुलिस उप निरीक्षक अभिजीत कुडाले, पुलिस हेड कांस्टेबल मोती पावले, पुलिस कांस्टेबल अविनाश फुलारी, पुलिस कांस्टेबल गणेश बावने, पुलिस कर्मचारी पुलेवाड़ पवार, कट्टेवार, केंद्रा महेश मुसले, मंडलपुरे आदि उपस्थित थे। तो लातूर से एक खबर आपको दिखा रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। देवबंद से अगली अहम खबर है। वोटर लिस्ट में नाम न होने से गुस्साए युवक। आपको बता दें 2 युवकों ने महिला बीएलओ से की है अभद्रता। आपको बता दें बचाव को आए शिक्षकों से भी धक्का मुक्की की गई है। बीएलओ का आरोप है कि पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। साथ ही देवबंद एसडीएम ने भी जांच के आदेश दिए हैं। तहसीलदार को सौंपी गई है प्रकरण की जांच। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कार्रवाई न होने से नाराज महिला बीएलओ। बचीडी गांव के प्राथमिक विद्यालय का है यह पूरा मामला। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। देवबंद से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पूरे मामले मैं सायरा बानो, प्राथमिक विद्यालय बचेटी, बीएलओ, भाग संख्या 28, कक्षा 3 में पढ़ाती हूँ। कक्षा 3 में पढ़ा रही थी, तभी अपना बीएलओ का काम भी कर रही थी। तभी गांव के 2 लड़के मुंतजिर, सनौफ सरफराज, शुएब पुत्र दिलशाद आए और मेरी भाग संख्या में भी नहीं है, भाग संख्या 26 में है। मैंने उन्हें बोला मेरी लिस्ट में आपका नाम नहीं है। मेरे साथ उन्होंने बदतमीजी की, अभद्र व्यवहार किए और मेरी ऑटो लिस्ट मुझसे छीन कर फेंक दी और मेरे साथ हाथापाई की और मुझे धमकी दी कि आप क्यों बोल रही हैं। सर, मुझे आपसे निवेदन है, आप मेरे सहयोग करें और उसे कठोर से कठोर कार्रवाई करें। तो देश के बाद वक्त एक और ब्रेक का है। साथ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मैनपुर से अगली अहम खबर है। ट्रक ने खड़ी बाइक में मारी है टक्कर। हादसे में महिला और उसके 2 बच्चों की मौत हुई है। महिला का पति दुकान से खरीद रहा था सामान, इस दौरान यह घटना हुई है। जनपद कन्नौज के जसमेड़ी गांव के हैं ये मृतक। थाना किसनी के रामनगर में यह हादसा हुआ। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। ट्रक ने खड़ी बाइक में मारी है टक्कर। हादसे में महिला और उसके 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हुई है। आपको बता दें महिला का पति दुकान से सामान खरीद रहा था, इस दौरान यह घटना सामने आई है। बाइक के पास खड़ी महिला और 2 बच्चों को ट्रक ने रौंद दिया है। ट्रक ने खड़ी बाइक को रौंदा है। हादसे में महिला और उसके 2 बच्चों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। अगली अहम खबर गोरखपुर से है, जहां कुशीनगर हाईवे पर जगदीशपुर के पास देर रात रोडवेज की अनुबंधित बस में तेज रफ्तार डीसीएम ने टक्कर मार दी, जिसमें 6 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 25 लोग घायल हो गए। इसमें 15 लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गोरखपुर से पडरौना जा रही बस में 51 लोग सवार थे। हादसे के बाद डीसीएम चालक व खलासी फरार हो गए हैं। मौके पर पहुंचकर एम्स थाना पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल व बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पहुंचाया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। मृतकों में 4 लोगों की पहचान हो गई है। सभी कुशीनगर जिले के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि रोडवेज की अनुबंधित बस रात 11 बजे रेलवे बस स्टेशन से पडरौना जाने के लिए निकली थी। बस में कुशीनगर व पडरौना के 51 यात्री सवार थे। गोरखपुर कुशीनगर हाईवे पर जगदीशपुर गांव स्थित मल्लपुर के पास बस के 2 टायर पंचर हो गए। चालक ने बस सड़क के किनारे खड़ी कर अधिकारियों को इसकी जानकारी दी, तो वहीं उन्होंने दूसरी बस भेजी। रात 12 बजे बस अड्डे से दूसरी अनुबंधित बस पहुंची, जिसमें यात्री बैठ रहे थे। इसी दौरान गोरखपुर की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार डीसीएम ने सवारी बैठा रही अनुबंधित बस में पीछे से टक्कर मार दी। हम लोग बॉम्बे से आ रहे थे, ट्रेन से उतरे थे, अब बस अड्डे से बस पकड़े सरकारी, तो इसमें कम से कम 100-125 आदमी थे। बहुत ओवरलोड कर दिया था गाड़ी। तो सोनबरसा से थोड़ा सा पहले, हाँ, पेट्रोल पंप के पास टायर जो है कि फट गया गाड़ी का। टायर फट गया तो ड्राइवर किसी तरह कंट्रोल कर लिया गाड़ी। उसके बाद सब पैसेंजर को उतार दिया और टिकट सबका बना दिया था कंडक्टर। उसके बाद से बस दूसरी बुलवाया। दूसरी बस आया तो इस बस के पीछे लग गई आके,
अब सब लोग उसमें बैठना चालू कर दिए। आधा लोग चढ़ गए थे, आधा लोग अभी दौड़ के जा रहे थे, तब तक पीछे से एक डीसीएम ट्रक आ रहा था, वो मार दिया बस में आके। जनपद गोरखपुर के थाना एम्स के जगदीशपुर चौकी अंतर्गत कल देर रात्रि एक खड़ी बस में डीसीएम द्वारा टक्कर मारी गई, जिसकी वजह से मौके पर ही 2 लोगों की दुखद रूप से मृत्यु हो गई। उसके बाद में तुरंत जो अन्य घायल थे उनको सदर हॉस्पिटल एवं बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। दौरान उपचार 4 अन्य लोगों की भी दुखद मृत्यु इस दौरान हुई, लेकिन 9 लोग जो हैं उनकी स्थिति सामान्य है, वो खतरे से बाहर है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पुलिस ने ई सिगरेट के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 260 डिब्बे चीन की ई सिगरेट बरामद की है। पकड़े गए आरोपियों में एक युवक नेपाल का रहने वाला है। दोनों नेपाल से ई सिगरेट लेकर दिल्ली में बिक्री के लिए ले जा रहे थे। बरामद ई सिगरेट की कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों को पूरनपुर खुटार हाईवे पर मोहनपुर यात्री प्रतीक्षालय के पास से गिरफ्तार किया है। एसओजी व थाना खुटार पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जो बस से दिल्ली जाने का इंतजार कर रहे थे। इनमें एक अभियुक्त नेपाल का रहने वाला है और एक लखीमपुर का रहने वाला है। पूछताछ पर इन्होंने बताया कि ये ई सिगरेट नेपाल आती है चाइना से, और वहाँ से ले जाकर ये दिल्ली ले जा रहे थे। ये 2600 ई सिगरेट इनसे बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 50 लाख रुपए है। इन अभियुक्तों के विरुद्ध इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। तो देश की बात में ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बहराइच से है, जहां शुक्रवार को जिले के विकास कार्य की समीक्षा बैठक को लेकर एक दिवसीय दौरे पर जिले के प्रभारी मंत्री संजय निषाद बहराइच पहुंचे। उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ जिले के विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होने पर उन्होंने इंडिया अलायंस को यूपीए का कब्रिस्तान बताया। उन्होंने कहा कि अपने किए गए भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए उन्होंने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, ताकि लोग उनके भ्रष्टाचार को भूलकर इंडिया पर ध्यान दें। साथ ही उन्होंने कहा कि ये सब बिन दूल्हे के बाराती हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा दिए बयान पर उन्होंने कहा कि सदन, आपको बता दें, प्रभारी मंत्री संजय निषाद ने उन्हें अधर्मी बताया। उनका कहना, उन्होंने कहा कि सदन में कानून बनते हैं, उनके द्वारा सदन में इस तरीके की अमर्यादित आपको बता दें, भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अमर्यादित बयान देना शर्मनाक है। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयुर्वेदिक दिवस और धन्वंतरी जयंती के अवसर पर सभी जगह भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में आयुर्वेदिक संस्थान द्वारा बागपत कलेक्ट्रेट में लोकमंच का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आयुर्वेद द्वारा लोगों का उपचार किया जाता है, जो सफल होता है और शरीर पर इसका कोई हानिकारक प्रभाव भी नहीं पड़ता है। वहीं उन्होंने लोगों से मांसाहार छोड़कर शाकाहारी भोजन करने की अपील की है। आगे कहा कि विदेशी लोग भी मांसाहार से दूरी बना रहे हैं और शाकाहार अपना रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि उनकी सरकार लगातार आयुर्वेद को बढ़ावा दे रही है। बागपत में भी 50 बेड का अस्पताल बनकर तैयार हो गया है। उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से आयोजित 8वां अष्टम आयुर्वेदिक दिवस आज बागपत जिले में बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। आज धन्वंतरी जयंती भी है। इस धन्वंतरी जयंती पर आयुर्वेद दिवस पर सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से सारी अपने बागपत की जनता को, सभी अपने नागरिकों को, माताओं बहनों को, अपने सभी युवा साथियों को स्वस्थ रहने की उनको जो मंगल कामनाएं देता हूँ। रुक करेंगे अगली खबर का। सोनभद्र के कर्मा थाना क्षेत्र के सिरसिया ठकुराई गांव के खर्रा टोले से सटे जंगल में एक युवक की गोली मारकर हत्या की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। परिजनों के द्वारा तहरीर देकर पुलिस को यह जानकारी दी गई कि पैसे के लेन देन को लेकर गांव के ही एक व्यक्ति के द्वारा उसके बेटे को गोली मार दी गई है। मृतक राम सजीवन के पिता राम चौहान के द्वारा पुलिस को तहरीर देकर बताया गया कि गाँव के ही पंकज सिंह के द्वारा 30,000 रुपये के लेन देन को लेकर
गोली मार दी गई है। पुलिस के द्वारा मामला पंजीकृत करते हुए आरोपी पंकज सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। वह आरोपी के निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त असला भी बरामद कर लिया गया। ग्राम सिरसिया ठकुराई टोला गोपालपुर थाना कर्मा के जंगल में राम सजीवन उम्र 28 वर्ष की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके संबंध में उनके पिता रामानंद चौहान द्वारा थाने पर सूचना दी है कि उसके बेटे को गांव के ही पंकज कुमार सिंह द्वारा 20,000 रुपए उधारी के जो लिए थे न देने की नियत से गोली मारकर हत्या कर दी है। इसके संबंध में थाना कर्मा पर मुकदमा अपराध संख्या 113/23 अंडर सेक्शन 302 आईपीसी दर्ज कर लिया गया है। अभियुक्त पंकज कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त पंकज कुमार सिंह की निशानदेही पर असला बरामद कर लिया गया है। अन्य बिंदुओं पर भी विवेचना की जा रही है। देश की बात में बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मंगलौर से अगली खबर। मंगलौर क्षेत्र के भगवानपुर चंदनपुर गांव में गर्भवती विवाहिता को जहर देकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, हालत बिगड़ने पर विवाहिता को मंगलौर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित के पिता ने बताया कि उन्होंने अपनी पुत्री की शादी 8 माह पहले ही की थी। हैसियत के अनुसार उन्होंने दान दहेज भी दिया था, लेकिन ससुराल वाले और अधिक दहेज की लगातार मांग कर रहे थे, जिसके चलते कई बार विवाहिता के साथ मारपीट भी कर चुके थे। मांगे पूरी न होने पर गर्भवती विवाहिता को जहर देकर हत्या करने का प्रयास किया गया है। पुलिस ने पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर आरोपी पति सहित 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। वहीं मंगलौर सीओ बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि घटना की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। लगभग 8 महीने पहले शादी 7-8 महीने पहले शादी करी और जब से ही दहेज के चक्कर में परेशान। भगवानपुर चंदनपुर में लड़का अमन शमशेर का लड़का है और बस दहेज के चक्कर में लड़के को परेशान और लास्ट में आ गया दहेज मतलब जहर दे के मारने की कोशिश करी। अब हमें आप लोगों से और पुलिस से भी प्रशासन से भी हमें मदद चाहिए, हमारी लड़की को इंसाफ मिले। दरअसल कल मुकदमा दर्ज किया है, इश्तियाक ने मुकदमा दर्ज कराया है कि उसके लड़की को जो है जहर दिया गया है। लड़की हॉस्पिटल में एडमिट है और उस संबंध में दहेज का और 354 का और मारने का 307 का मुकदमा दर्ज कराया गया 7 लोगों के खिलाफ, जिसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही। जो भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। रुक करेंगे अगली खबर का। रामनगर के तराई पश्चिम वन प्रभाग की आम पोखरा रेंज के अंतर्गत ग्राम हाथीडगर क्षेत्र में महिला पर बाघ ने हमला कर दिया। इसके साथ ही मौके से गुजर रहे 2 अन्य लोगों पर भी बाघ ने हमला बोल दिया, उन्हें भी घायल कर दिया। महिला की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में तराई पश्चिम वन विभाग कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में करीब 2 माह से बाघ का आतंक मचा हुआ है तथा पूर्व में कई लोगों पर बाघ हमला भी कर चुका है। उन्होंने कहा कि कई बार इस आदमखोर बाघ को पकड़े जाने की मांग संबंधित विभाग के अधिकारियों से अनुरोध किया जा चुका है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते बीते दिवस यह महिला बाघ का शिकार हो गई। उन्होंने इस मामले में डीएफओ प्रकाश चंद आर्य को ज्ञापन सौंपते हुए मृतक महिला के परिजनों को 25 लाख रुपए का मुआवजा तथा परिवार के एक सदस्य को विभाग में संविदा के तौर पर नौकरी देने के साथ ही इस आदमखोर बाघ को शीघ्र पकड़ने की भी मांग की है। देखिए, लगभग 1-1.5 माह से आम पोखरा रेंज में लगातार बाघ का आतंक है और ये बाघ एक नहीं 2-2, 3-3 मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा। और बीच में 2 तारीख को अंकित कुमार के नाम के एक व्यक्ति को उसने जो है हमला करके घायल कर दिया था। और कल आपने देखा कि एक महिला को बुरी तरीके से बाघ ने अपना निवाला बना लिया और 2 बाइक सवारों पर झपट कर उनको घायल कर दिया। और बार बार लगातार फॉरेस्ट विभाग को बताने के बाद भी वो बाघ को पकड़ने की जहमत नहीं उठा रहे हैं। इनके कानून में बिल्कुल भी जून नहीं रेंग रही है और निश्चित रूप से बाघ की दस्तक अभी भी वहीं बनी पड़ी है, अभी भी वो कॉलोनी में मौजूद है। लेकिन विभाग ये कहता है कि हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है कि कार्रवाई इन्होंने अभी तक की क्या। आज 1.5 महीने से बाघ वहाँ घूम रहा है, लोगों पर हमला कर रहा है, लगातार हमला कर रहा है, लेकिन बाघ की दस्तक अभी भी वहीं है। ये बड़ी दुखद घटना कल हुई है और
उसके लिए सभी हम लोग दुखी हैं, लेकिन जो उसको रोकने के लिए और आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, इसका हमारी तरफ से तत्काल प्रयास प्रारंभ कर दिए गए थे। कल ही हमने मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक महोदय को पत्र लिख दिया था कि हमको इसको पकड़ने की परमिशन दी है। उनके द्वारा जो है इसमें सहमति भी दे दी गई थी और बाकी उसके लिए हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। डॉक्टर साहब वहाँ मौके पे पहुँच गए हैं अपने पूरे इक्विपमेंट्स के साथ में, जहाँ जो भी उसको बाघ को पकड़ने के लिए जो भी यथासंभव जो कुछ भी प्रयास हो सकते हैं हमारी तरफ से वो तत्काल कर दिए गए हैं। देश की बात में रुक करेंगे अगली अहम खबर की। उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राजधानी देहरादून में बदमाशों ने रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में बड़ी लूट को अंजाम दिया है। बदमाशों ने 10 मिनट के अंदर ही 10 करोड़ की डकैती को अंजाम दे दिया। बदमाशों ने शोरूम में करीब 32 मिनट तक आतंक मचाए रखा। बदमाशों ने शोरूम में तैनात कर्मचारियों को डराने के साथ ही कुछ को गन पॉइंट पर ले लिया और कुछ की पिटाई तक की। जानकारी के मुताबिक 4 बदमाश शोरूम के अंदर घुसे और उनके कुछ साथी बाहर भी खड़े रहे। बताया जाता है कि शोरूम के कर्मचारी ग्राहकों के पहुंचने से पहले गहने व्यवस्थित कर रहे थे। इसी दौरान सुबह 10:24 पर नकाब पहने 4 लोग दुकान में घुसे। बदमाशों ने सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड को अंदर खींचने के बाद शोरूम में पूरे स्टाफ को हथियार के बल पर बंधक बना लिया। सबके मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिए। कुछ ने विरोध किया तो उनकी पिटाई भी कर दी। बदमाशों ने सब कुछ समेटने के बाद आराम से वहां से फरार हो गए। आपको बता दें कि जिस रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में ये वारदात हुई है वो सचिवालय और पुलिस मुख्यालय के नज़दीक ही है। शासन से लेकर प्रशासन मुख्यालय के आला अफसर लगातार इस शोरूम के पास से गुजरते हैं। इसके बावजूद बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में वारदात को अंजाम देकर पुलिस को बड़ी चुनौती दी है। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर बदमाशों ने दून पुलिस को बड़ी चुनौती दी है। दरअसल बदमाशों ने रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में बड़ी लूट को अंजाम दिया। बदमाशों ने 10 मिनट के अंदर ही 10 करोड़ की डकैती को अंजाम दे दिया। बदमाशों ने शोरूम में करीब 32 मिनट तक आतंक मचाए रखा। बदमाशों ने शोरूम में तैनात कर्मचारियों को डराने के लिए कुछ को गन पॉइंट पर ले लिया और कुछ की पिटाई तक की। जानकारी के मुताबिक 4 बदमाश शोरूम के अंदर घुसे और उनके कुछ साथी बाहर भी खड़े थे। बताया जा रहा है कि शोरूम के कर्मचारी ग्राहकों के पहुंचने से पहले ही गहने व्यवस्थित कर रहे थे और इसी दौरान सुबह 10:24 पर नकाब पहने 4 लोग घुस आए। बदमाशों ने सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड को अंदर खींचने के बाद शोरूम में पूरे स्टाफ को हथियार के बल पर बंधक बना लिया और सबके मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिए। कुछ ने विरोध किया तो उनकी पिटाई भी कर दी। बदमाशों ने सब कुछ समेटने के बाद आराम से वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। हालांकि एसएसपी देहरादून अजय सिंह का कहना है कि जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं पुलिस ने घटना में प्रयुक्त 2 बाइकें भी बरामद की है। देखिए ये करीब 10:30 पौने 11 के बीच की जैसा बता रहे हैं कि ये बात है, घटना है और इसमें 3 व्यक्ति, पहले एक व्यक्ति अंदर आया था, रिलायंस का ये ज्वेलरी का शोरूम है, और इसके बाद आने के बाद वो फ़ोन पे या अन्य डाइवर्ट करने के लिए कुछ बात करता रहा और अचानक से फिर 2 अन्य लोग आए, उसका 2 और पावर करके सबको बैठा दिया। और इसके बाद जैसा इनका कहना है कि इसमें एक व्यक्ति बाहर भी खड़ा था जो ऑब्जर्व कर रहा था। 4 व्यक्ति तो पहचान मतलब जो थे मास्क पहने हुए थे, एक हेलमेट पहना था। और इसमें 4 से ज़्यादा भी व्यक्ति हो सकते हैं क्योंकि जिस हिसाब से घटना की गई है उस हिसाब से मुझे लगता है कि इसमें 4 ही व्यक्ति नहीं, ज़्यादा व्यक्ति है। तो इससे तहरीर लेकर इसमें मुकदमा कायम कर दिया गया और इसमें धारा जो अभी लूट की उठाई थी, लेकिन मुझे लगता है कि सारी पूछताछ के बाद कि इसमें ज़्यादा व्यक्ति हैं तो इसमें डकैती में उसको बताया इंस्पेक्टर को कि तरमीम कर दी जाए। जिस तरह का रिलायंस के शोरूम में भी घटना हुई है वैसे देश के हर कोने में पता चल रहा है किस तरह घटना हुई है, जो कि इनसे जानकारी हुई है तो इनके हेड ऑफिस से शेयर किया गया है कि अभी महाराष्ट्र में, बंगाल में, अन्य जगहों पर भी सेम तरह की घटना हुई है। आपको बता दें कि जिस रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में वारदात हुई वो सचिवालय और पुलिस मुख्यालय के नजदीक है। शासन से लेकर पुलिस मुख्यालय के आला अफसर लगातार इस शोरूम के पास से गुजरते हैं और इसके बावजूद
बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में वारदात को अंजाम देकर पुलिस को बड़ी चुनौती दी है। वहीं देहरादून की सबसे बड़ी डकैती पर सीएम पुष्कर सिंह धामी सख्त हुए हैं। उन्होंने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए इस मामले के जल्द से जल्द खुलासे के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए हैं। वहीं इस घटना के सामने आने के बाद विपक्ष ने कानून व्यवस्था के बहाने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड सरकार के लिए कितनी शर्मनाक बात है कि वो देहरादून, जहां सारे मंत्री, संतरी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री सब रहते हैं, और तो और पुलिस प्रशासन के सारे आला अधिकारी जहां पर तैनात हैं, वहां दिन दहाड़े उनकी नाक के नीचे रिलायंस शोरूम से करोड़ों के गहने और जेवर डकैत ले जाते हैं गन पॉइंट पर। ऐसे में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे समय से इस बात को कह रहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है, लेकिन कोई इस तरफ सुध नहीं ले रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है। और आज ऐन दिवाली के वक्त रिलायंस शोरूम में इतनी बड़ी चोरी बताता है कि देहरादून के लोगों का चैन और आराम बहुत जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि पुलिस प्रशासन की ये नाकामी है कि उनके सामने दिन दहाड़े इस तरह से डकैती हो रही है। क्या पुलिस प्रशासन का डर, भय और रसूख इन अपराधियों के मन में होगा? कितना वो घबरा रहे होंगे पुलिस प्रशासन से, ये उस बात की तस्दीक करता है। पुलिस मुख्यालय से मात्र 500 मीटर की दूरी पर एक ज्वेलर्स के शोरूम में दिन दहाड़े डकैतों द्वारा डकैती करना, उसका वीडियो बनाना, ये डकैतों के दुस्साहस का प्रतीक होने के साथ साथ राज्य की पुलिस व्यवस्था, राज्य की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। जिस तरह से लोग राज्य स्थापना दिवस का आनंद ले रहे थे, ऐसे में पुलिस सारे उसमें व्यस्त रही होगी, ये माना जा सकता है। लेकिन डकैतों ने जो रणनीति बनाई, तो पुलिस को इससे समझना चाहिए कि उनको किस तरह से ऐसे समय पर लोगों को सुरक्षा प्रदान करनी है। देहरादून के एसएसपी का ट्रैक रिकॉर्ड अब तक बेहतर रहा है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि डकैत पकड़े जाएंगे, लेकिन उसके साथ जो राज्य के अंदर अपराधों का बढ़ता ग्राफ है वो चिंताजनक है। जिस तरह से चेन स्नैचिंग से लेकर के लूट, डकैती, हत्या के मामले हो रहे हैं, वो चिंताजनक है। तो राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने के साथ ये सरकार की कार्यप्रणाली पर, सरकार की इच्छा शक्ति पर भी सवाल खड़े करता है। उत्तराखंड राज्य एक शांतिप्रिय राज्य है और सरकार इसके प्रति गंभीर है और पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है। बहुत जल्दी अपराधी पकड़े जाएंगे और इसका खुलासा होगा। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, तो कांग्रेस को इस पे सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में जिस तरह का वातावरण उनके समय में था, मुझे लगता है कि आज की परिस्थिति से उसकी तुलना करेंगे तो आज उत्तराखंड बेहतर स्थिति में है। या ये घटना हुई है तो निश्चित रूप से पुलिस उनको जल्दी ही गिरफ्तार कर लेगी। कुल मिलाकर उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। दिसंबर महीने में देहरादून में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले इस बड़ी वारदात ने सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। वहीं व्यापारियों और स्थानीय लोगों में इस वारदात के बाद डर का माहौल है और ऐसे में देखना होगा कि आखिर कब तक पुलिस इन आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो देश की बात में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।